Hello students, how are you? Welcome to Home Science class. Students, आज हम चैप्टर 2 व्यवस्था ग्रह एवं परिवार के संदर्भ में स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम अध्ययन की रूपरेखा पढ़ लेते हैं। परिचय, गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा, गृह व्यवस्था के पद या सोपान, गृह व्यवस्था के उद्देश्य एवं महत्व, गृह व्यवस्था के सिद्धांत, गृह व्यवस्था में आदर्श गृहिणी के गुण, गृह व्यवस्था के साधन और उत्तम गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं। तो बच्चों सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। बच्चों हर एक व्यक्ति जानता है कि जो व्यवस्था है उसके अभाव में कोई भी काम उचित रूप से नहीं हो सकता। किसी भी काम को करने से पहले बच्चों हम अगर उसको पहले से ही उसकी रूपरेखा तैयार कर लें, पहले से ही उसके बारे में एक अगर उस काम को सिस्टमैटिक वे में किया जाएगा तो वो काम हमारा बहुत अच्छी तरह से होगा। और बच्चों जो गृह व्यवस्था है वो घर तथा परिवार के कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए लागू किया जाता है। इसलिए बच्चों अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो गृह व्यवस्था को जीने का एक तरीका भी मानते हैं और एक व्यवस्थित घर में ही प्रत्येक सदस्य का जीवन सुखद और आनंदमय व्यतीत होता है। गृह व्यवस्था को बच्चों दैनिक जीवन में गृह प्रबंध भी कहा जाता है। परिवार में व्यवस्था या प्रबंध का महत्व परिवार के सदस्यों के विकास एवं संतुष्टि से आंका जाता है। तो बच्चों अभी हमने परिचय पढ़ा। अब हम गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। बच्चों गृह व्यवस्था का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है। ये सिर्फ घर और परिवार तक ही सीमित नहीं होता बल्कि ये समुदाय एवं देश की सुख समृद्धि का आधार भी उत्तम व्यवस्था होता है। प्राचीन काल से ही बच्चों जो मनुष्य है वो अपने समूहों एवं परिवारों में जीवन यापन करने हेतु व्यवस्था करता आया है और उसने अपनी जो उसकी आवश्यकताएं हैं उस समय उसकी आवश्यकताएं सीमित थी और उनकी पूर्ति के बच्चों जो साधन थे वो भी सरल थे। अतः व्यवस्था का जो स्वरूप था वो भी सरल था, आसान था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन जटिल होता गया बच्चों व्यवस्था में भी जटिलता आती गई और कुछ विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं गृह व्यवस्था से संबंधित परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि बच्चों डॉक्टर राजामल पी देवदास ने कहा है कि प्रबंध प्राप्त भौतिक एवं मानवीय साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। ऐसे ही बच्चों कॉटजिन के अनुसार कॉटजिन ने जो परिभाषा दी है गृह व्यवस्था की वो दी है गृह प्रबंध व्यावहारिक विज्ञान है तथा पारिवारिक जीवन में बहुत उपयोगी है। ऐसे ही बच्चों गुडियर व क्लोर के शब्दों में प्रभावशाली जीवन यापन करने के लिए जो प्रबंध का अर्थ है वो साधनों का उपयोग करके संबंधी निर्णयों में निहित मूल्यों पर समुचित विचार करना है। और बच्चों इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो गृह व्यवस्था का उद्देश्य है वो क्या है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति है ना। तो बच्चों जो गृह व्यवस्था है परिवार को उपलब्ध साधनों के उपयोग की एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो एक सुनिश्चित संगठनात्मक तरीके से संपन्न होती है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि गृह व्यवस्था, अभी हमने अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना, अब हम जानेंगे गृह व्यवस्था के पद या सोपान। और अर्थ और परिभाषा से स्पष्ट हो ही गया है कि जो गृह व्यवस्था है वो कार्य को
व्यवस्थित करना, व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम कार्यों की पहले से ही व्यवस्था कर लेंगे तो वो कार्य हमारे, सभी कार्य हमारे सुचारू रूप से होंगे और अच्छी तरह भली भांति होंगे। अब हम बच्चों पढ़ते हैं गृह व्यवस्था के पद या सोपान। माय डियर चिल्ड्रन, जो गृह व्यवस्था है उसके अंतर्गत परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, साधनों को प्रयुक्त करने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए किए गए जो कार्यों की श्रृंखला सम्मिलित है, उसके अंतर्गत जो गृह व्यवस्था है उसके बच्चों प्रमुख 3 सोपान होते हैं या 3 पद होते हैं। एक है नियोजन, दूसरा नियंत्रण और तीसरा मूल्यांकन। सबसे पहले बच्चों हम नियोजन, प्लानिंग, किसी भी काम को करने से पहले हम उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गृह व्यवस्था का जो होम मैनेजमेंट है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है सबसे पहला, जो कि है नियोजन, प्लानिंग। बच्चों इसका महत्व जो है वो जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है और अपने अनुभव के आधार पर हम किसी भी समस्या पे, अगर किसी भी प्रॉब्लम पर विचार करना है और कार्य को करने से पूर्व की जाने वाली तैयारी ही नियोजन कहलाती है। यानी कि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो उस काम को करने से पहले जो हम नियोजन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी आने वाली समस्या है उसके बारे में हम समाधान, उसका सॉल्यूशन पहले से ही सोच लेते हैं। तो ये हो गया, ये सभी बातें नियोजन के अंतर्गत आती हैं। इसके अर्थ में बच्चों जो निकिल तथा डार्सी हैं उन्होंने कहा है कि इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना के पूर्ण होने तक इसको अनुगमन करना और सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना ही क्या है, नियोजन है। मतलब कि जो हमारा लक्ष्य है उसके जो भी संभावित मार्ग हैं उनके बारे में सोचना, उसके बारे में कल्पना करके उनकी योजना बनाना और फिर वो योजना जो हमने बनाई है उस योजना को बनाने के बाद जो वो लक्ष्य हैं उनको हम अनुगमन करेंगे, उन योजनाओं को अनुगमन करेंगे और फिर उस आशावादी योजना का चुनाव करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। अब बच्चों वास्तव में नियोजन के अंतर्गत ही ये निश्चित कर लिया जाता है कि हमें भविष्य में क्या करना है, ये सब हमें फ्यूचर में क्या करना है, ये प्री प्लान होता है। हम पहले से ही सोच लेते हैं ना, जैसे आप ही लोग हैं, आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, भविष्य में क्या बनना है, क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट लेने हैं, तो ये आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं ना। या ऐसा होता है कि आप जो है जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए और आपने फॉर्म फिल कर दिया और तब तक भी आपको ये नहीं मालूम रहता कि हमें सब्जेक्ट कौन से लेने हैं। ऐसा नहीं ना, आप लोग पहले से ही प्लानिंग रखते हैं, मुझे आर्ट साइड लेना है, मुझे साइंस साइड लेना है या मुझे कॉमर्स लेना है ना। तो बच्चों इस प्रकार जो भविष्य के जो कार्यक्रम हैं, कार्यक्रमों को निश्चित कर लेने से हमारे जो कार्य होते हैं बच्चों वो सरल हो जाते हैं। हम अगर किसी बात के बारे में पहले से ही प्री प्लान कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं, तो वो जो हमारे काम है वो सरल हो जाएंगे और जो हमारा निश्चित लक्ष्य है, जो हमारा एम है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको प्राप्त करना भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। अब बच्चों जो होम मैनेजमेंट है, जो गृह व्यवस्था है, उसका जो दूसरा पद है, दूसरा सोपान है, वो है नियंत्रण, कंट्रोल। इस व्यवस्था का मैंने आपको बताया दूसरा भाग नियंत्रण है और नियंत्रण में बच्चों पारिवारिक साधनों तथा स्रोतों का उचित व व्यवस्थित उपयोग एवं सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना भी सम्मिलित होता है। इसलिए बच्चों जो नियंत्रण में अपनाई गई योजना को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम परिस्थितियों के अनुकूल, जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुकूल जो हमने योजना बनाई है उसी के अनुकूल हम नियंत्रण के अंतर्गत क्या करते हैं, उस योजना
को बना लेने के बाद जो भी समय के अनुसार जो परिस्थिति हैं, हम उनके अनुकूल अपने आप को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं और कार्य को करते हैं। और बच्चों, जो गृह व्यवस्था के रूप में नियंत्रण के अर्थ को डगलस एस शेरविन ने भी अपने शब्दों में कहा है। क्या कहा है कि नियंत्रण का मूल तत्व क्रियान्वयन है, जिसके द्वारा जो पूर्व निर्धारित स्तर हैं उनके अनुसार क्रियाओं को समायोजित किया जाता है तथा इसके नियंत्रण का आधार व्यवस्थापक के पास की सूचनाएं होती हैं। और इसलिए बच्चों ये कहा जा सकता है कि जो नियंत्रण के अंतर्गत चालू योजना की जो कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है और इससे स्पष्ट भी हो जाता है कि व्यवस्था प्रक्रिया में नियंत्रण का बहुत महत्व है। यदि किसी व्यवस्थित कार्य में नियोजनकर्ता तथा योजना के कार्य रूप देने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो बच्चों उस स्थिति में नियंत्रण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। अब बच्चों, पहला मैंने आपको बताया गृह व्यवस्था का पद हुआ नियोजन, दूसरा हुआ नियंत्रण और तीसरा है मूल्यांकन। है बच्चों, गृह व्यवस्था का तीसरा मूल्यांकन है। मूल्यांकन के अंतर्गत पहले किए गए कार्यों की सफलता अथवा असफलता का क्या किया जाता है, सही हिसाब लगाया जाता है। और इसके द्वारा ही बच्चों ये जाना जाता है कि कहाँ हमारी गलतियाँ हुई, इस काम को, इस व्यवस्था को करने में, इस काम को प्लान करने में, प्लान करके हमने जो काम किया इसमें हमारी क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या हमारी त्रुटियां थी, क्या क्या हमारी गलतियां थी, है ना। और भविष्य में भी बच्चों हमारी गलतियों से, अब जब हम अपनी त्रुटियों को देखते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं तो हम भविष्य में भी क्या करते हैं, उन त्रुटियों से बचने के प्रयास करते हैं या उन त्रुटियों से बचने की हमें क्या मिल जाती है, चेतावनी मिल जाती है। तो निष्पक्ष एवं तटस्थ मूल्यांकन से गृह व्यवस्था में बच्चों विशेष लाभ होता है और मूल्यांकन से ही जो भावी योजनाएं हैं, जो फ्यूचर में हमने जो प्लानिंग करनी है, उनके निर्धारण एवं उनको उत्तम ढंग से, अच्छे ढंग से लागू करने में भी हमको सहायता प्राप्त होती है। और बच्चों, मूल्यांकन भी दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। और उनके दोनों के ही उद्देश्य जो हैं, उनके उद्देश्यों की पूर्ति भी हो जाती है और मूल्यांकन से भी हमें पता चलता है कि हमने क्या प्राप्त किया और इसके द्वारा ही अभी मैंने आपको बताया कि हम आगे की योजना और संपूर्ण योजना को संशोधित करते हैं। मतलब कि उसमें जो भी त्रुटियां हैं उनके बारे में हम जो है हमें जानकारी मिलती है, हम अपनी गलतियों का पता लगाते हैं, हमें जानकारी हो जाती है हमने कहाँ गलती की और भविष्य में हम ये गलती इस काम को करते हुए नहीं करेंगे। और बच्चों, जो गृह व्यवस्था के पद हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं और ये जो पद हैं एक के बाद एक अपने ही आप ही आते रहते हैं और व्यवस्था का जो ये चक्र है ये चलता रहता है। इस प्रकार बच्चों, परिवार के सभी सदस्यों की जो मूल आवश्यकताओं से लेकर उनके रहन सहन के स्तर तक के संपूर्ण प्रबंध के लिए जो नियोजन है, उचित नियंत्रण, सफलताओं का ही उचित मूल्यांकन होना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, आज हमने अध्याय 2 व्यवस्था, गृह एवं परिवार के संदर्भ में बच्चों हमने परिचय पढ़ा, हमने गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ा, हमने गृह व्यवस्था के पद और सोपान के बारे में पढ़ा। और बच्चों, अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के उद्देश्य एवं महत्व और गृह व्यवस्था के सिद्धांत, गृह व्यवस्था में आदर्श गृहिणी के गुण इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। So children, we will meet in the next class. Till then, take care and goodbye.